एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, फार्मेसी इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत आरजीपीवी यानी कि जो हमारा एमपी का मध्य प्रदेश की जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर और साथ ही साथ सेकेंड ईयर के एग्जाम कंडक्ट कराती है, फाइनल एग्जाम्स, उनके जो 2024 में यानी कि 2024 में जो हमारे फाइनल एग्जाम्स हुए थे, उनके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको फार्मेसी इंडिया बता रहा है। डेली आपकी एक ना एक क्लास आती ही है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था, आज हम उसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। टेंशन मत लीजिएगा, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारा 8 क्वेश्चन आता है टोटल पेपर में, जिसमें से हमें 5 करने होते हैं और आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट ए है, डिफाइन लिमिट टेस्ट, राइट डाउन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब हमें जो है लिमिट टेस्ट बताना है, उसका प्रिंसिपल और प्रोसीजर क्या है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का, वो भी बताना है। आप जानते ही हैं कि लिमिट टेस्ट हमारा एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट माना जाता है, जो कि बेसिकली हमारे किसी भी सॉल्यूशन की इंप्योरिटीज को ढूंढने के लिए, उनका पता लगाने के लिए होता है। लिमिट टेस्ट हम करते इसलिए जिससे कि हमें यह सुनिश्चित हो जाए कि इंप्योरिटी या कोई ऐसा सब्सटेंस एक उसकी स्पेसिफाइड लेवल से ज्यादा तो नहीं है। अब अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल क्या कहता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का, यहां पर जो हमारा टेस्ट बेस्ड है, क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट किया, जहां पर आपका ओपेल सेंस फिर आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को टेस्ट सॉल्यूशन से। तो यानी कि जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपका सोडियम नाइट्रेट अलग हो गया, सिल्वर क्लोराइड अलग हो गया। अगर हम प्रोसीजर की बात करें, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर हम 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, 1 मिलीलीटर, और फिर से डाइल्यूट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ 10 ml तक नेस्टर सिलेंडर में। टेस्ट सॉल्यूशन की बात करें तो जो स्पेसिफाइड क्वांटिटी है सब्सटेंस की, वाटर में डालेंगे, देन उसे नेस्लर सिलेंडर से आप जो है ट्रांसफर कर देंगे। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में 50 ml तक आप जो है बेसिकली डाइल्यूट करेंगे उसे डिस्टिल वाटर के साथ, और सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे 1 ml। ऐसे ही यहां पर भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला जाता है बेसिकली आपका 10 ml तक, जब तक कि प्रिपरेशन ना हो जाए। फिर आप उसको जो है स्टीयर करेंगे ग्लास रॉड से, उसको हिलाएंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ऐसा ही टेस्ट सोल्यूशन में। देन आप उनकी जो है बेसिकली जो भी उनका सोल्यूशन आपको दिख रहा है उसको कंपेयर करेंगे, ओपेल सेंस को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट कहता है बी जो है, डिस्कस ब्रीफली वेरियस सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। अब बेसिकली ऐसे स्रोत बताने हैं इंप्योरिटीज के, अशुद्धियों के, जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस यानी कि ड्रग्स में हो सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हैं, ओर्स या मेटल्स एटसेट्रा, रिएजेंट्स या सॉल्वेंट जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, जैसे अमोनिया, सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। ऐसे ही हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जैसे पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, डिफेक्टिव स्टोरेज है फाइनल प्रोडक्ट्स की, अडल्ट्रेशन है, मेथड या जो प्रोसेस है हमारा जिसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, वो आ जाता है हमारा। नेक्स्ट पार्ट कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली हमें जो है KMnO4 सॉल्यूशन का बताना है, पोटेशियम परमैंगनेट का 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो 0.1 नॉर्मल का मतलब कि हमें कंसंट्रेशन का पता लगाना है सॉल्यूशन का, उसके कि भाई कितना इक्विवेलेंट है वो सॉल्यूट के। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको कैलकुलेट करेंगे उसके मोलर मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की उस पे, जहां पर वो रिडॉक्स रिएक्शन में जो है या तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करो मोलर मास। ठीक है, पोटेशियम का मोलर मास 39.1 ग्राम पर मोल होता है, मैंगनेट का 54.9 ग्राम पर मोल होता है, और जो ऑक्सीजन है उसका 16 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन है तो उसी हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 होता है ना बेसिकली।
16 होता है ना, तो यहां 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4 हो जाएगा, तो उसको जोड़ेंगे तो 158 ग्राम पर मोल आपका आ जाएगा। अब यहां पर हमें जो है बेसिकली इक्विवेलेंट फैक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट जो निकालेंगे आप पोटेशियम पर मैंगनीज का, तो जो इक्विवेलेंट है आपका KMnO4 का मोलर मास आ जाएगा KMnO4 का अपॉन n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब बेसिकली यहां पर जो है बेसिकली आपका 31.6 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी स्ट्रेंथ निकल के आई 0.1 नॉर्मल वाली, तो वो आ जाएगी आपकी 0.1 इंटू 31.6 ग्राम। ठीक है, तो 3.16 ग्राम पर लीटर ये आपकी निकल के आ जाएगी, जो स्ट्रेंथ हमें बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट नॉट ऑन रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में बताना है। रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंतर्गत क्या आता है? हमेशा जो चेंजेस होंगे वो चार्ज ए से कंपटीशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के बीच में। जैसे सोडियम रिएक्ट करा क्लोराइड के साथ, तो सोडियम पॉजिटिव आयंस अलग हो गए और क्लोराइड आयंस अलग हो गए। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब कि वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीडाइज होंगे, जैसे पोटेशियम पर मैंगनेट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होंगे, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे लेकिन वो रिड्यूस करेंगे दूसरों को, जैसे सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो एजेंट हमेशा ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा, ठीक है, एक साथ होते हैं, जहां पर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, जैसे कि ये है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ चल रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है कि डिफरेंशिएट बताना है अब हमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कि भैया जो हमसे पूछा गया है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो हैं जिनको आप प्रिपेयर करते हैं प्योर, स्टेबल, या जिनकी एक एक्यूरेसी की हाई डिग्री हमें पता हो, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता उनके कंपोजिशन में जब भी हम स्टोरेज करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। सेकेंडरी सॉल्यूशन ये वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हम जो है बेसिकली पता लगाते हैं कंपेयर करके प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। यहां जो सब्सटेंसेस हैं वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में जो है बेसिकली प्योर नहीं हो सकते, ना ही एज सच स्टेबल हो सकते, और ना ही उनकी कंसंट्रेशन प्रिसाइज हो सकती। एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपका एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन का पता लगता है टाइट्रेशन करने के बाद, जो कि एक प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसे सोडियम कार्बोनेट है। फिर हमारी बात आई मोलारिटी और नॉर्मेलिटी की। मोलारिटी के अंदर हम बेसिकली कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं सॉल्यूशन का, कैसे? नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं सॉल्यूट के, कि भाई 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नॉर्मेलिटी की बात करें तो यहां पर कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट जो होगा मोलारिटी के लिए, लेकिन यहां पर जो बेसिकली नंबर ऑफ रिएक्टिव यूनिट्स हैं इक्विवेलेंट्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, सामान्य तौर पर ये एसिड बेस टाइट्रेशन या रिडॉक्स रिएक्शंस में यूज होता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस तरीके से निकालते हैं। अब बात आ जाती है इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट की। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब है कि यहां पर आप मास निकालेंगे एक सब्सटेंस का जो रिएक्ट हो रहा है 1 मोल ऑफ अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, जिसको कैलकुलेट करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो रिएक्ट हो डिवाइड होगा उसकी वैलेंसी से, या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको मिले या उसने रिडॉक्स रिएक्शन में खोए, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी और एन। वहीं पर अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर वेट की, तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है कि ये सम है एटॉमिक वेट्स का हर एक एटम्स का उस मॉलिक्यूल में, जो कि बताता है कि भाई एक जो मास है हमारे 1 मोल का उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ग्राम्स में। कैलकुलेट करते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है जितने भी सब्सटेंसेस का एटम्स का मॉलिक्यूल में, उनको ऐड करके, जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर है तो वो 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल होता है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल होता है। तो ऐड करोगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 16, तो आपका जो है 18 हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में बताना है। इन टाइट्रेशंस को हम परफॉर्म करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में, लेकिन
वाटर से अलग पानी यूज नहीं करते। कुछ मेडिसिनल कंपाउंड्स हमारे बहुत ज्यादा वीकली एसिडिक होते हैं या वीकली अल्कलाइन होते हैं, लेकिन इनके शार्प एंड पॉइंट्स नहीं होते एक्वस सॉल्यूशंस में। दूसरी जगह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में काफी कम होती है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व हो जाते हैं एंड देन टाइट्रेट होते हैं। एसिडिमेट्रिक हमारा नॉन एक्वस मीडियम में है। अब इंडिकेटर्स जो यूज होते हैं जैसे क्रिस्टल वायलेट है, क्विनल्डीन रेड है, ओरासेट ब्लू बी है या अल्फा नेप्थाल बेंजीन है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद टू एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ में डिफाइन करना है, जैसे सिस्टमिक एसिड्स हैं, प्रोटेक्टिव्स हैं, एड्सॉर्बेंट्स हैं और मेडिसिनल गैसेस हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, सिस्टमिक एसिड की, तो ये वो सिस्टमिक एसिड्स, वो मेडिसिन हैं हमारी, वो ड्रग्स होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और सीधा आपकी पूरी बॉडी को प्रभावित करती हैं। ये जो एंटासिड्स हैं कैसे वर्क कर रहे हैं, जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो ज्यादा HCl होता है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ये स्टमक में और आपको आराम दिलाते हैं एसिड रिफ्लक्स जैसी कंडीशन से, हार्ट बर्न से या पैप्टिक अल्सर से, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है। प्रोटेक्टिव्स ये वो सब्सटेंसेस हैं जो आपको कोटिंग करने में मदद करते हैं या जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, उसको बचाते हैं, स्पेशली स्टमक की, कि भाई इरिटेशन ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए, कि जब भी कोई एक्सेसिव एसिड बन जाता है या इन्फ्लामेशन होती है, जैसे सुक्रालफेट है, बिस्मुथ सब सैलिसिलेट है। फिर आते हैं हम एड्सॉर्बेंट्स पे। एड्सॉर्बेंट्स हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जो कि आपको मदद करते हैं बेसिकली जुड़ने में, या जो टॉक्सिन्स गैसेस हैं या जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं बॉडी से, उनको एलिमिनेट करने में। कैसे, ब्लड स्ट्रीम में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसका बचाव हो जाता है। ये आपके बेसिकली यूज होते हैं कब, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रीटमेंट्स है ना, आपके जो लक्षण हैं जैसे डायरिया हुआ या ब्लॉटिंग, उनसे आराम दिलाते हैं, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है और केओलिन है। फिर आती है बात हमारी मेडिसिनल गैसेस की। मेडिसिनल गैसेस ये वो गैसेस हैं जो बेसिकली हमारे थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज होती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। जैसे इन गैसेस के अंदर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, और जो कि एडमिनिस्टर होंगे कैसे, भाई आप इनको इनहेल करेंगे। भाई सांस से संबंधित है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में यूज होता है, एनेस्थीसिया में, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, एटसेट्रा। फिर है हमारा कि अब हमें यहां पर केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, स्टोरेज और यूजेस बतानी है। यहां तो दो की पूछी कि इन चार में से दो की कर दो, मैं आपको चारों का बताऊंगा। थायोपेंटल सोडियम है, डायजापाम है, कार्बामेजेपिन है और डोपामीन है। थायोपेंटल सोडियम का जो केमिकल नेम है वो है हमारा सोडियम पेंटोथल। ठीक है, क्या है, सोडियम पेंटोथल। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर, फॉर्मूला तो C11H17N2NaO2S होता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं थायोपेंटल सोडियम का, ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है। स्टोरेज की बात करें तो ये वेल क्लोज कंटेनर है, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं लाइट से और मॉइस्चर से हमें इसे बचा करके रखना होता है। यूजेस, जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता है, सेडेटिव है इंटेंसिव केयर में, रैपिड इंडक्शन होता है एनेस्थीसिया का इनहेलेशन एजेंट से पहले, और यूथनेशिया में भी यूज होता है बेसिकली ये वेटनरी मेडिसिन में। फिर है डायजापाम, 7 क्लोरो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 1,3 डाइहाइड्रो 2H 1,4 बेंजोडाइजेपिन 2 ऑन, ये इसका केमिकल नेम है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्मूला C16H13 C1N2O होता है। स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर है तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं लाइट और मॉइस्चर से बचा करके। यूजेस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में यूज होता है, मसल स्पास्म जब मांसपेशियों में ऐंठनपन होता है, सीजर डिसऑर्डर्स में जब दौरे पड़ते हैं, स्पेशली जब हमें मिर्गी के दौरे आते हैं, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में भी यूज करते हैं और सेडेशन में भी यूज होता है सर्जरी से पहले। फिर था कार्बामेजेपिन, 5H डाइबेंज BF-एज़ेपिन 5 कार्बोक्सामाइड, ये इसका केमिकल नेम है। स्ट्रक्चर की बात करें तो C15H12N2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर है। स्टोरेज की बात करें
टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं, मॉइस्चर और लाइट से बचा करके, रूम टेम्परेचर पे स्टोर होता है। ये जो एक्सेसिव हीट है ना उससे बचाते हैं और फ्रीजिंग टेम्परेचर से। यूजेस की बात करें तो एक तो ये एपिलेप्सी मिर्गी के दौरों में यूज होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में यूज होता है कि भाई जो सीवियर फेशियल पेन है उसमें, और न्यूरोपैथिक पेन मैनेजमेंट में यूज होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, डोपामीन की, तो केमिकल नेम है क्या, 4,2 अमीनो इथाइल बेंजीन 1,2 डायोल, ये बेसिकली इसका केमिकल नेम है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो C8H11NO2 ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, जो कि स्ट्रक्चर बेसिकली ये रहा, ये तो फॉर्मूला बताया मैंने आपको। अगर स्टोरेज की बात करें तो इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, लाइट और मॉइस्चर से बचा के। अब यूज पे आ जाओ तो एक तो हाइपोटेंशन में यूज होता है, हार्ट फेलियर और शॉक में यूज होता है, ठीक है। ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, वाइटल ऑर्गन्स में वहां यूज होगा, और साथ ही साथ जो हमारी क्रिटिकल केयर सेटिंग्स होती है ना, लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में, वहां पर भी यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट है। सबसे पहला हमें क्लासिफाई करना है एंटी एरिथमिक ड्रग्स को उनके एग्जांपल्स के साथ में। एंटी एरिथमिक ड्रग्स जब बेसिकली एरिथमिया हो जाता है, हमको एरिथमिया समझते हो, यानी कि जब एबनॉर्मल हार्ट बीट्स हो जाती हैं, ठीक है, क्या हो जाती हैं, जब एबनॉर्मल हार्ट बीट्स हो जाती हैं, वहां पर यूज होता है। सबसे पहला क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, जैसे क्लास 1A आपके बेसिकली क्विनिडीन है, प्रोकेनामाइड है, डाइसोपायरामाइड है। क्लास 1B जैसे लिडोकेन है, मैक्सिलेटिन है, फिनेटोइन है। और क्लास 1C जैसे फ्रेसिनेड है और प्रोपाफिनॉन है, ठीक है। क्लास 2 है आपके बीटा ब्लॉकर, जैसे प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल और एस्मोलॉल है। फिर आते हैं हमारे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसे एमियोडेरॉन, सोटोलॉल, डोफिटिलाइड और आइबोटिलाइड, ये आपके पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे वेरापामिल और डिल्टियाजम। और मिसलेनियस एजेंट्स की बात करें तो जैसे एडिनोसिन होता है, डिजॉक्सिन होता है और मैग्नीशियम सल्फेट होता है। फिर आते हैं कि गिव द स्ट्रक्चर, यूजेस, स्टोरेज एंड ब्रांड नेम ऑफ प्रोप्रेनोलॉल। अब प्रोप्रेनोलॉल का स्ट्रक्चर, यूजेस, स्टोरेज और ब्रांड नेम बताना है, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बात, प्रोप्रेनोलॉल का जो केमिकल फॉर्मूला है हमारा C16H21NO2, ये बेसिकली इसका केमिकल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर है। यूजेस की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है, उसको ठीक करेगा। एंजाइना पेक्टोरिस में यूज होता है, अरिथमिया में यूज होता है, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में यूज होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में, एसेंशियल ट्रेमर में, एंजाइटी में, फियोक्रोमासाइटोमा में यूज होता है। यूजेस कि भाई एक तो रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, लाइट और मॉइस्चर से हमें इसे बचा करके रखना है, अदरवाइज ये डिकम्पोज खराब हो जाता है। ब्रांड नेम जैसे इंडेरल है, इंडेरल LA है, ठीक है, हेमेंजियोल R है, इनोप्रान XLR है, ठीक है, ये इसके ब्रांड नेम्स हैं। नेक्स्ट कहता है गिव द फुल फॉर्म ऑफ NSAIDs एंड गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एस्पिरिन। अब NSAIDs तो आप जानते ही हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि बेसिकली एक तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि दर्द में आराम दिलाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी हैं जो कि सूजन में आराम दिलाते हैं, और एंटीपायरेटिक जो कि बुखार में भी आराम दिलाते हैं। एस्पिरिन का केमिकल फॉर्मूला C9H8O4 होता है। केमिकल स्ट्रक्चर एस्पिरिन का आप सामने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। यूजेस एक तो दर्द में आराम दिलाएगा, सूजन में आराम दिलाएगा, फीवर को कम करता है, कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, रूमेटिक फीवर में यूज होता है और कावासाकी डिजीज में भी यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं गिव द 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इन चारों के 2-2 एग्जांपल्स बताने हैं, जैसे हाई एफिशिएंसी डाययूरेटिक्स, वीक डाययूरेटिक्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एंटी एंजाइनल एजेंट्स। सबसे पहले बात आ जाती है हमारी बेसिकली हाई एफिशिएंसी डाययूरेटिक्स की। हाई एफिशिएंसी डाययूरेटिक्स में जैसे फ्यूरोसिमाइड है, लेसिक्स आता है आपका, है ना, और बुमेटानाइड है, जैसे ब्यूमेक्स आता है। वीक डाययूरेटिक्स हमारे पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे स्पाइरोलेक्टोन, एल्डेक्टोन नाम सुना होगा आपने, अमिलोराइड जैसे मिडामोर होता है। फिर आते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जिनको ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं, जैसे
मॉर्फिन है और कोडीन है। फिर है एंटी एंजाइनल एजेंट्स जो एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है और एम्लोडिपिन है। ठीक है, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा पार्ट, गिव द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एनी टू ऑफ देम। अब हमें पूरा क्लासिफिकेशन बताना है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का, और उन्हीं में से दो का स्ट्रक्चर और यूजेस बताना है। तो सबसे पहले इसके एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स मतलब कि जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, जब ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया होता है तो उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो डायरेटिक्स जैसे थायाजाइड डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे एम्लोडेपेन, वेरापामिल, डिल्टियाजम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे इनालाप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, रामिप्रिल है। फिर है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे लोसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन। अल्फा ब्लॉकर्स में प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन होता है। सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स की बात करें तो क्लोनिडीन है, मिथाइल डोपा है। वेसोडाइलेटर्स की बात करें तो जैसे हाइड्रोलाजीन है और मिनॉक्सिडिल है। अगर मैं बात कर रहा हूं एम्लोडिपिन की, तो जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं हमारे C20H25 C1N2O5 इसका केमिकल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर हमारा सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यूजेस, हाइपरटेंशन बीपी को कम करता है, एंजाइना में मदद करेगा और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी हेल्प करेगा। ऐसे ही लोसार्टन जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर ARB के नाम से जाना जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर C22H22 C1KN6O इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर है। यूजेस की बात करूं तो हाइपरटेंशन में यूज होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज होता है और हार्ट फेलियर में यूज होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। अब सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स हमारी उस क्लास की ड्रग्स हैं जो कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कॉपी करती हैं, यानी कि उसके काम को मिमिक करती हैं। ठीक है, कैसे? आड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, जैसे नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जिससे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं हमारे फाइट और फ्लाइट वाले रिएक्शंस वो होते हैं। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हैं, जैसे एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, फिनाइलेफ्रिन है। इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स की बात करें तो एम्फेटामीन है, टायरामीन है। ठीक है, फिर आता है मिक्स एक्टिंग एजेंट, जैसे एफेड्रीन और सूडो एफेड्रीन होता है। नेक्स्ट आती है बात अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अल्फा रिसेप्टर्स में अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं जिनसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, एटसेट्रा। बीटा ब्लॉकर्स में हमारे बीटा 1 और बीटा 2 होते हैं। यूजेस की बात करें तो एक तो कार्डियोवास्कुलर कंडीशन जैसे शॉक है, हाइपोटेंशन है या कार्डियक अरेस्ट है, वहां यूज होगा। रेस्पिरेटरी कंडीशंस में यूज होता है, अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एटसेट्रा। नेजल डीकंजेशन में यूज करते हैं, ADHD नेक्रोलेप्सी में यूज करते हैं, और ऑप्थेल्मिक यूजेस भी होते हैं उसके, जैसे फिनाइलेफ्रिन यूज होता है। नेक्स्ट है कि गिव द प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड मार्केटेड प्रिपरेशंस ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन की प्रॉपर्टीज, यूजेस और मार्केटेड प्रिपरेशंस के बारे में बताना है। तो सबसे पहला, इंसुलिन हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो कि बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज की, और वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। यहां से जो हमारा एक अपटेक है ग्लूकोज का टिश्यूज के द्वारा, और जो उनकी स्टोरेज होती है ग्लाइकोजन की लीवर में, फैट में या मसल्स में, उसमें यूज करता है। जो प्रॉपर्टीज है इंसुलिन की, जैसे केमिकल कॉम्पोजिशन, एक तो स्ट्रक्चर है कि इंसुलिन हमारा एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन से बना हुआ है। दो चेन होती हैं, एक तो ए चेन जो कि हमारे 21 अमीनो एसिड्स है, और एक बी चेन जो कि 30 अमीनो एसिड्स की है। सॉल्युबिलिटी, अगर एक्टिविटी की बात करें तो इंसुलिन बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होता है जब वो इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ता है सेल्स की सरफेस पे। टाइप्स की बात करें तो रैपिड एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, और लॉन्ग एक्टिंग भी है। अब यूजेस की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में यूज होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में यूज होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज में यूज करते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में यूज होता है, हाइपरग्लाइसेमिक हाइप्रोस्मोलर स्टेट में यूज होता है, और हाइपरकैलेमिया में। अब जो मार्केटेड प्रिपरेशंस हैं हमारी इंसुलिन की, तो जैसे इंसुलिन लिस्प्रो,
ह्यूमालॉग आर है और एडमिलॉग आर है। इंसुलिन एस्पार्ट है जैसे नोवोरैपिड आर है, फिएस्प आर है और नोवोलॉग आर है, एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कस द स्ट्रक्चर, यूजेस एंड स्टोरेज ऑफ मेटफॉर्मिन। ठीक है, अगर मैं मेटफॉर्मिन की बात करूं तो मेटफॉर्मिन हमारा एक ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स है जो कि बिगेनॉइड क्लास की ड्रग को बिलोंग करता है। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए। स्ट्रक्चर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला यूपीएससी नेम सामने स्क्रीन पर है। यूजेस, एक तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में यूज करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में यूज होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज में भी यूज होता है, प्री डायबिटीज में भी यूज होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में भी यूज होता है और ओबेसिटी में भी। स्टोरेज की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है, हीट मॉइस्चर डायरेक्ट सनलाइट से बचा करके रखते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। पहला पार्ट है थेराप्यूटिक यूजेस बताने हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक से। एनाल्जेसिक से तो समझते ही है कि भाई पेन रिलीविंग एजेंट्स। अब इसमें सबसे पहला एक तो पेन मैनेजमेंट में यूज होता है, ये एक्यूट पेन में और क्रॉनिक पेन में। वहीं पर जो ब्रेक थ्रू पेन होता है वहां पे भी यूज होता है। पैलिएटिव केयर में भी यूज होता है कि भाई एक जो सीवियर पेन हो रहा है टर्मिनल इलनेस में जैसे कैंसर जैसी बीमारी में, वहां यूज होगा। एनेस्थीसिया के तौर पे यूज करते हैं। कफ सप्रेशन में यूज होता है जैसे कोडीन है। डायरिया कंट्रोल में यूज होता है, ओपियोइड जैसे लोपेरामाइड आता है हमारा, डाइफेनॉक्सिलेट है, ये यूज होते हैं। और ओपियोइड डिपेंडेंस में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफाई एंटी फंगल एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। एंटी फंगल एजेंट्स को क्लासिफाई करना एग्जांपल्स के साथ में, सबसे पहले पॉलिन एंटी फंगल्स जैसे एम्फोटेरिसिन बी और निस्टाटिन। फिर है एजोल एंटी फंगल जैसे फ्लुकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एटसेट्रा, मिकोनाजोल। फिर है एलिनालिन एंटी फंगल जैसे टर्बिनाफिन होता है। फिर है हमारी एक्टिनोकेंडिन्स जैसे कैस्पेफिंजिन और म्यूकेफिंजिन होते हैं। और दूसरे एंटी फंगल्स आते हैं जैसे ग्रीसियोफिल्विन है और फ्लूसीटोसिन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था, अब इसके अंतर्गत पूछा गया है कि भाई हमें दो दो एग्जांपल्स बताने हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एजेंट्स के, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के, एंटीवायरल एजेंट्स के और सल्फोनामाइड्स के। तो अगर मैं बात करूं यूटीआई एजेंट्स की तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। एंटी ट्यूबरकुलर में आईएनएच यानी कि आइसोनियाजिड और रिफैम्पेन हुआ। एंटीवायरल में एसाइक्लोविर है और सेल्टामेविर है। और सल्फोनामाइड्स में सल्फोमेथोक्साजोल है जैसे कॉट्रिमॉक्साजोल, ठीक है, और सल्फोडायाजीन होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें चार के बारे में बताना है। सबसे पहला की स्टेप्स क्या क्या होते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, स्ट्रक्चर और यूजेस क्या है एमॉक्सिसिलिन के, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सल्फोनामाइड्स का, स्ट्रक्चर और यूजेस क्या है डेप्सोन के, क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, अब इनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है जो कि हमारे जो एनालाइट होते हैं ना एक स्टेबल प्योर फॉर्म में, जिसका हम वे कर सके उसमें। तो सबसे पहले हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं, फिर उसका प्रेसिपिटेशन होता है, देन डाइजेशन होता है, फिर उसका फिल्ट्रेशन होगा, उसको वॉश करते हैं, फिर उसकी ड्राइंग होती है एंड देन उसके बाद इग्नाइट के बाद उसका वे किया जाता है। अगर मैं स्ट्रक्चर और यूजेस की बात करूं एमॉक्सिसिलिन की, तो आपके सामने इसका स्ट्रक्चर है एमॉक्सिसिलिन का। यूजेस, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज होता है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं और डेंटल इन्फेक्शंस में यूज कर सकते हैं। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें सल्फोनामाइड्स की, सबसे पहला ये डाइहाइड्रो स्टेरॉइड सिंथेज को जो है इनहिबिट करेगा। सल्फोनामाइड्स हमारे स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैं किसके, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसको आप पाबा के नाम से जानते हैं। एक सबस्ट्रेट एंजाइम है किसका, डाइहाइड्रोस्टेरॉइड सिंथेज का, जो कि बेसिकली आपका डाइहाइड्रोफोलिक एसिड के सिंथेसिस में भी होता है। कंपेटिटिवली ये इन एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा और सल्फोनामाइड जो है बेसिकली पाबा के कन्वर्जन को रोकने से बचाते हैं, जो कि आपके डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में है। स्ट्रक्चर और यूजेस की बात करें हम डेप्सोन की, तो ये इसका फॉर्मूला केमिकल नेम है। स्ट्रक्चर डेप्सोन का आपके सामने स्क्रीन पर है। एक तो हम इसे लेप्रोसी में यूज करते हैं, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में यूज करते हैं, न्यूमोनोसिस्टाइसिस निमोनिया में भी यूज किया जाता है। अब आती है बात एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के क्लासिफिकेशन की, यानी कि जो हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं उसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहला एल्काइलेटिंग एजेंट जैसे साइक्लोफॉस्फोमाइड सिस्प्लैटिन होता है। एंटी मेटाबोलाइट जैसे5 फ्लोरोयूरेसिल है। प्लांट एल्कलॉइड जैसे विनक्रिस्टिन और पैक्लिटेक्सेल है।
एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स जैसे डॉक्सोरुबिसिन और ब्लियोमाइसिन है। हार्मोनल एजेंट जैसे टैमोक्सिफेन और फ्लूटामाइड है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं जैसे ट्रास्टुजिमाब है और रिटुक्सिमैब है। और हमारा टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर जैसे इमैटिनिब और अर्लोटिनिब होता है। ये था बेसिकली हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट आरजीपीवी का जो फाइनल एग्जाम हुआ था 2024 में, उसके क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको आज का पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरा आपको सॉल्यूशन बताया है। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। यहां से आपको हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप गूगल पे विजिट करें pharmacyindia.co.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एटसेट्रा सब आपको यहाँ पर मिलेगा। अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हो तो मॉडल पेपर मंगा सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सीओडी के साथ कैश ऑन डिलीवरी फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड ईयर के भी कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप मास्टर नोट्स मंगा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, चाहे फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और आप यदि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको रिकमेंड करता हूं एक ऐसी बुक जो कि इंडिया की मोस्ट डिमांडेड बुक है, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम एमसीक्यू बुक। फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ आज के सेशन की पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।